हेलो। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर। जो आपका एबीए का पेपर है उसकी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट इस वीडियो में हम देखेंगे। यूनिट सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज है या अपन कहें कि चैलेंजिंग बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहली है डिफरेंशियल 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 रिइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। इसमें होता क्या है, हमें ये चीज देखनी है। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है डिफरेंशियल रिइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, ये एक टेक्निक है। इसमें क्या है कि जो टीचर है एक योजनाबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, रिइंफोर्स करता है। ठीक है, जिससे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके चार टाइप्स होते हैं। क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से स्किल बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिससे प्रॉब्लम बिहेवियर अपने आप कम होने लगता है। ठीक है, अब इसके चार तरीके हैं। पहला है DRI। DRI क्या होता है ये देखते हैं। डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर इनकम्पेटिबल बिहेवियर। इनकम्पेटिबल बिहेवियर का मतलब है जब प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज कर रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करें। जब प्रॉब्लम बिहेवियर के अपोजिट कोई बिहेवियर करे, ठीक है, तब ये जो DRI है, तब उस टाइम पे रेनफोर्समेंट का यूज किया जाता है। जैसे बात यह है कि यदि बच्चा अपनी जगह टिक कर नहीं बैठता और इसके अलावा नहीं बैठता, इसके विपरीत यदि बच्चा उतने समय टिक कर बैठता है और कोई पॉजिटिव बिहेवियर करता है, मान लीजिए क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, बच्चा टिक कर नहीं बैठता, तो ये रेनफोर्समेंट कब यूज करेंगे, जब बच्चा टिक के बैठे और उस बैठने वाले टाइम में कोई पॉजिटिव बिहेवियर करे, तब यूज करेंगे DRI। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए, जैसे नहीं बैठता तो बैठना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आता है DRO, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर अदर बिहेवियर्स। अदर बिहेवियर से क्या मतलब है, यहां पे देखिए, मान लीजिए निश्चित समय में जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर है, मान लीजिए प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे थूकना है, ठीक है, दूसरे बच्चों के ऊपर बच्चा थूकता है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड में अगर वो बिहेवियर नहीं करता है बच्चा, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए छोटे छोटे इंटरवल, मतलब बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग हम टाइम बाउंड कर सकते हैं कि शुरू में 1 मिनट तक मान लीजिए, या उससे भी कम या ज्यादा वो कर सकते हैं। तो उस बिहेवियर के लिए हम बच्चे को रेनफोर्स करेंगे। ठीक है, यानी बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इसमें अपोजिट बिहेवियर होना चाहिए, इसमें जो हम हटाना चाहते हैं बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकता है। फिर है DRL। DRL क्या है, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर लो रेट्स ऑफ बिहेवियर। यानी जो बिहेवियर हम कम करना चाहते हैं, मान लीजिए वो 1 घंटे में 10 बार होता है, ठीक है, बच्चे का थूकना है, मान लीजिए 1 घंटे में 10 बार होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। मान लीजिए अब 1 घंटे में बच्चा 5 बार ही थूकने का काम करता है, तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो क्या है, उसका रेट जो है, फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, तो उस सिचुएशन में हम DRL का यूज करते हैं। फिर आता है एक DRH। DRH क्या है, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट फॉर हाई रेट ऑफ बिहेवियर। जैसे देखिए, जो स्किल बिहेवियर या प्रॉब्लम बिहेवियर अपन कम कर रहे हैं,
वो कम होगा तो उसकी जगह स्किल बिहेवियर आएगा, सीधी सी बात है। तो स्किल बिहेवियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर जब बढ़ता है तो हम ये यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है तो हम DRH यूज करते हैं। तो ये थे डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। इसके कुछ टाइप थे, ज़्यादा वो नहीं है, इसकी PDF मिलेगी आपको, वहाँ अच्छे से इसको पढ़ना। बाकी बेसिक्स जो था वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा बिहेवियर को मैनेज करने के लिए एक और एप्लीकेशन है, वो क्या है, एक्सटिंक्शन एंड टाइम आउट। दूसरी एप्लीकेशन कहें हम, टाइम आउट। ये टेक्निक कैसे यूज की जाती है? एक्सटेंशन क्या है? गायब कर देना, इग्नोर कर देना, बेसिक ये है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए बच्चा कोई चीज लेने की जिद कर रहा है या कहीं जाने की जिद कर रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, मतलब ड्रामे मचा रहा है। बात ये है, एक्सटेंशन में क्या करेंगे, बच्चे को इग्नोर कर देंगे। साफ और सीधी बात यही है, बच्चे को इग्नोर करेंगे, ठीक है। बच्चे को ऐसे बिहेवियर्स को इग्नोर नहीं करना जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो, ऐसे दूसरों के लिए हार्मफुल हो, ये सारी चीजें तो देखनी है। बट मेन क्या है कि ऐसे बिहेवियर्स को बच्चों के इग्नोर करना है, जिससे वो प्रॉम्प्ट नहीं होंगे। अगर मान लीजिए बच्चा ऐसे हरकत कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे का जो बिहेवियर हो वो और इंक्रीज होगा। इससे अच्छा है हम उसको इग्नोर करें। दूसरा अपना जो टाइम आउट है, टाइम आउट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम बिहेवियर को कम करने के लिए जो प्रॉम्प्ट दे रही है चीज या जो पुरस्कार लगती है बच्चे को, उस चीज को हम वहां से हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो जब प्रॉब्लम बिहेवियर करेगा बच्चा तो हम वहां से म्यूजिक को हटा लेंगे, ठीक है, या बच्चे को उस स्थान से दूर कर देंगे ताकि ये जो है ना हो। और स्कूल्स में आजकल टाइम आउट जो रूम होता है उसका यूज किया जाता है। टाइम आउट के भी काफी प्रकार हैं, उनमें क्या है, क्लास में जैसे अलग दूसरी सीट पे बैठा देना, लास्ट अलग से बैठा देना, सीट के ऊपर खड़ा करके उसका सिर झुका देना बेंच के ऊपर ही, और ये बाध्य करना है बच्चे को, कंपल्सन है कि वो ऊपर ना देखे, ठीक है। एक ऐसा तरीका है कि बच्चे को दीवार की साइड मुंह करके खड़ा कर दिया, एक टाइम आउट रूट होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब कुछ काफी टेक्निक्स होती हैं। अब एक चीज आती है कि जो टाइम आउट टेक्निक है, रूम वाली टाइम आउट जो रूम है, उसको कैसे उपयोग करा जाए, वो भी काफी मतलब सीखने की चीज है, टाइम आउट रूम का उपयोग, ठीक है। ये जो रूम है ऐसा होना चाहिए, मतलब टाइम आउट का यूज करते टाइम पहली बात तो ये कि बच्चे को साफ शब्दों में बता देना चाहिए कि अगर तुम ऐसा बिहेवियर करोगे तो हम आपको टाइम आउट रूम में भेज देंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा बिहेवियर किया है इसलिए मुझे ये टाइम आउट मिला है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब टाइम आउट कर रहे हैं तो बच्चे को ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहिए कि तुमने ये किया है वो किया, सीधा टाइम आउट रूम में भेज दो। टाइम आउट रूम ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा कांच वगैरह लगा होना चाहिए जिससे बाहर से बच्चा क्या कर रहा है अंदर वो दिखता रहे, अंदर से कुंदी ना होनी चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। मतलब ऐसी रूम में कोई भी चीज ना होनी चाहिए जिससे बच्चा अपना टाइम पास कर ले। खाली रूम होना चाहिए एकदम, ठीक है, हवा वगैरह सब आनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि बच्चा उसमें बंद होके मर जाए। बाकी दूसरा ये कि टाइम आउट रूम जो है उसका यूज करते टाइम टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चा एकांत से, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो खुद में मस्त रहते हैं, उनको टाइम आउट मतलब अकेले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनके बिहेवियर को प्रॉम्प्ट मिलता है इससे, तो उस सिचुएशन में टाइम आउट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और
बच्चा अगर टाइम आउट रूम से बाहर आके वो बिहेवियर शो नहीं करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, तो उसके बदले में उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी, और कैसे यूज करना है इसको, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर इसके बाद एक आता है एक्सटेंशन और टाइम आउट का, हमने मोटा मोटा देख लिया क्या होता है क्या नहीं, इसको पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आता है रिस्पॉन्स कॉस्ट, इसकी चर्चा हमने एक बार पहले भी की है और यहां भी करेंगे। जो बच्चा टोकन कमाता है, ठीक है, जो बच्चा टोकन कमाता है, अगर प्रॉब्लम बिहेवियर क्रिएट करता है, तो वो जो टोकन है बच्चे से वापस ले लिए जाएंगे उसके बदले में। मेन जो बेसिक्स है, इसका थीम है, वो यही है। ठीक है, इसके जो रूल है वो पहले से ही क्लियर होने चाहिए कि कौन सा बिहेवियर करने पर कौन से कितने मतलब टोकन वापस लिए जाएंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव बिहेवियर के लिए टोकन कमाता है तो रिस्पॉन्स कॉस्ट में क्या होता है कि जब अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है तो वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो टीचर को ध्यान रखने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर इफेक्टिव रेनफोर्समेंट। इंस्ट्रक्शंस क्या है, रिस्पॉन्स कॉस्ट यूज करते टाइम बच्चे को पता होना चाहिए कि ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझसे टोकन वापस भी लिए जा सकते हैं, मतलब ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, टोकन और प्रॉब्लम बिहेवियर के बीच में बच्चे को संबंध जो है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा है, ये जब यूज कर रहे हैं ना तो बच्चे को कोई भारी पनिशमेंट डांट फटकार का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स कॉस्ट उससे टोकन वापस ले लिए हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर की टोकन वापस ले लिए। ठीक है, या फिर कोई भी मतलब टोकन की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने उसका पीरियड ले लिया, उसको खेलने नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है वो चीज। ठीक है, ये जो टेक्निक है रिस्पॉन्स कॉस्ट प्रॉब्लम बिहेवियर कम करने के लिए की जाती है, इसके साथ इससे स्किल बिहेवियर भी बढ़ती है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है कंटिन्यू होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कर लिए उसके बाद बंद कर दिया। ठीक है, तो ये था रिस्पॉन्स कॉस्ट। इसके बाद एक टेक्निक आती है प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, वो है ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन, ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन क्या होता है, देखिए, गलत व्यवहार जो होता है, अनडिजायरेबल जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको करने पर बच्चे से उसी काम को सही करवाना। ठीक है, उसके तुरंत बाद ऐसी स्थिति मतलब क्रिएट करना कि बच्चा उस काम को सही करे। मान लीजिए बच्चे ने अपनी क्लास में जो अपना ड्राइंग बॉक्स होता है उसमें से कलर बिखेर दिए, ये प्रॉब्लम बिहेवियर उसने कर दिया। तो ओवर करेक्शन में क्या होगा, टीचर उससे कहेगा कि ये जितने भी कलर फैलाए हैं, बिखेरे हैं, वो वापस से सही करना, मतलब वापस से रखना है। ठीक है, और उसके बदले में उसको कोई शाबाशी वगैरह नहीं दी जाएगी। ठीक है, ना ही बीच में डांटना है, अगर बच्चा उठा रहा है तो ना ही उसको डांटना है, ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इनकार करता है, और करेक्शन में ये चीज भी है कि अगर बच्चा मना कर देता है कि मैं ये नहीं करूंगा, तो उसको कंपल्सन करना, बाध्य करना है कि वो ये करे। ठीक है, बट अगर कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का भाषण वगैरह डांट फटकार नहीं कर ले। ठीक है, और ये अगर ये मान लीजिए जो भी बिहेवियर शो किया है, मान लीजिए कलर्स का एग्जांपल, ये कलर खेल दिए थे, वो उठा लेता है, तो ये नहीं कि उठाने के बाद जैसा हमने दूसरी टेक्निक में किया था, इसमें रिवार्ड नहीं देना है, जैसा टाइम आउट में किया था, इसमें रिवार्ड नहीं देना है कि बच्चे ने उठा दिए तो उसको रिवार्ड देना, फिर ये ओवर करेक्शन नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओवर करेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आता है मेंटेनेंस एंड जर्नलाइजेशन। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस एंड जर्नलाइजेशन।
ठीक है। मेंटेनेंस एंड जर्नलाइजेशन, देखिए इसके साथ फेडिंग भी आता है, उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। फेडिंग, पहले फेडिंग की ही बात कर लेते हैं या उससे पहले मेंटेनेंस देखते हैं। देखिए इसको कहते हैं एबीए बियॉन्ड क्लासरूम मेंटेनेंस। मान लीजिए हमने सब कुछ सिखा दिया बच्चे को, बट ये सारी चीजें हमने कहाँ सिखाई हैं, बच्चे को स्किल बिहेवियर सिखा दिया, कुछ भी सिखा दिया, मान लीजिए ये सारी चीजें हमने क्लास सेटिंग में, ग्रुप सेटिंग में, स्कूल में या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में का जहां भी सिखाई है, मतलब एक प्रॉपर प्लेस पे सिखाई है, ठीक है। उसके बाद एक बार सिखा दी ये चीजें और बच्चा मान लीजिए स्कूल से चला गया, दूसरे सेटअप में उसका ट्रांजिशन हो गया, वोकेशनल लेवल पे चला गया, ठीक है। तो ये जो चीज है उसको बार बार, मतलब एक ये होता है ना रिवीजन करवाना, वो होता है मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस कौन करेगा, टीचर्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1-2 महीने बाद, पहले मान लीजिए वीकली कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मंथली, जब भी मतलब टीचर्स को डिसाइड करना है कि कितने दिन में उसको आवश्यकता है बच्चों को, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब उसको रिवाइज करवाना, उसको सुधारना ताकि बच्चा भूले ना। अब जर्नलाइजेशन क्या है, जर्नलाइजेशन है वही बात है, कोई भी मान लीजिए एक स्किल है, मान लीजिए रेड कलर है, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड कलर हमने बच्चे को सिखाया है। कैसे सिखाया है, कार्ड्स पे, टॉयज में, बीड्स में, मतलब स्कूल में सिखाया है और इन सब चीजों पे। बट जर्नलाइजेशन क्या है, अपने जो सामान्य जिंदगी होती है उसमें इस स्किल का बच्चा उपयोग कर पाए। मान लीजिए आइडेंटिफाई करना सीख गया बच्चा कार्ड्स के ऊपर, बट ये जो रेड कलर है, ये रेड लाइट के ऊपर भी, जो डेंजर का साइन होता है उसके ऊपर भी, कहीं पे रेड बल्ब लगा है, कहीं पे रेड साइन से लिखा है, मतलब हर जगह जितने भी रेड हैं, जहां भी रेड कलर का यूज होता है वो हर जगह बच्चा इसको पहचान सके, ये होता है जर्नलाइजेशन, ठीक है। उसको बाहरी दुनिया में जो भी चीजें होती हैं वहां बच्चा सीख जाए, वो होता है जर्नलाइजेशन, ठीक है। अब बात ये, मतलब नेचुरल सेटिंग में ये सारी चीजें सीख जाए। इसके पूरे नोट्स अच्छे से डिटेल्ड में आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहां से आप देख के और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। बात रही फेडिंग की, फेडिंग ये है कि जैसे ये मेंटेनेंस करते हैं, जर्नलाइजेशन करते हैं, या पहले जो स्किल सिखाते हैं उसको सिखाते टाइम बच्चे को रेनफोर्समेंट की यूज, सोशल रिवार्ड्स का यूज करना पड़ता है सिखाने के लिए। बट ये तो नहीं है ना कि हर टाइम बच्चे को हम ये चीजें देते रहेंगे और बच्चा उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए कि बच्चा डिपेंडेंट ना रहे, हम करते हैं फेडिंग का यूज। फेडिंग मतलब उसको गायब कर देते हैं, जो रिइंफोर्समेंट, जो रिवार्ड हम यूज करते हैं उसको धीरे धीरे हम कम करते हैं। जो भी गेस्चर, मान लीजिए फिजिकल प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट, गेस्चर प्रॉम्प्ट या सोशल जो रिवार्ड है वो यूज कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे हम कम करने लग जाते हैं ताकि बच्चा जो है उसके ऊपर डिपेंड ना रहे, ठीक है। इस प्रकार ये जो सारी चीजें हैं ये हम एक साथ यूज करते हैं, मतलब मेंटेनेंस करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, फिर मतलब फेडिंग भी धीरे धीरे साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। तो जो आपका यूनिट सेकंड थी मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर, उसमें ये सारी टेक्निक्स थी जो हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और इसका जो पीडीएफ है उसमें पढ़ के आप और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।